हेलो दोस्तों, कोडिंग शर्मा के इस चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज का ये वीडियो एसएससी सीजीएल टीयर 2 के अंदर जो कंप्यूटर अवेयरनेस का 20 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आने वाला है उससे रिलेटेड वीडियो रहेगा। और इस वीडियो में हम 20 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कशन करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। तो आज का ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होगा आपको। आप वीडियो को अंत तक जोड़ देखें, ठीक है। सारा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा और मैं इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है और लेकिन मैं उसमें सारा कॉन्सेप्ट क्लियर करूंगा। जितने भी ऑप्शंस होंगे वो ऑप्शन को भी हम बहुत अच्छे से डिस्कशन करूंगा। तो चलिए ये आज का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन प्रेस कर ले और अपने दोस्तों में जरूर शेयर करें। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का डिस्कशन। देखिए दोस्तों, आज का ये जो सिक्स्थ सेट जो है ना, छठा सेट रहने वाला है, जिसमें आज हम सिक्स्थ सेट के माध्यम से हम आज देखने वाले हैं कॉन्सेप्ट को। तो अभी तक आप पिछले सेट को नहीं देखे हैं तो जरूर चेकआउट करें चैनल पर, ठीक है। देखिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हम थोड़ा सा चैनल को बता दें। यूट्यूब चैनल पर आपको जाना है, कोडिंग शर्मा सर्च करना है और इस कोडिंग शर्मा के इस तरह से मिलेगा। और यहाँ पर आपको सब्सक्राइब बटन अगर नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब बटन प्रेस कर लेना है, बेल आइकन प्रेस कर लेना है। इसमें देखिए अभी 218 सब्सक्राइबर हो चुका है। और इस चैनल जो है ना, इस पर कंप्यूटर अवेयरनेस और साथ साथ प्रोग्रामिंग से रिलेटेड वीडियो जो है ना अपलोड होता है। कोडिंग यहाँ पर बहुत ही बारीकी सिखाया जाता है, फुल्ली कंसेप्ट के साथ। और कंप्यूटर अवेयरनेस जो एसएससीजीएल का है उसमें देखिए इसमें सारा वीडियो अपलोडेड है। आपको यहाँ से प्लेलिस्ट पर जाना है तो यहाँ देखिए आपको एसएससी सीजीएल कंप्यूटर अवेयरनेस का प्लेलिस्ट आप जब ओपन करेंगे तो यहाँ से आपको इसका प्लेलिस्ट एक्सेस कर लेंगे। और इसमें देखिए आपको कुछ थ्योरी कॉन्सेप्ट को भी पढ़ाया गया है। और ये लास्ट जो वीडियो था सेट नंबर 5 और आज का सेट नंबर 6 वीडियो जो है बताने वाले हैं। मैं बता दूं कि इसमें थ्योरी और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दोनों लेके आ रहे हैं हम। जैसे अभी हम कुछ दिन में अगले वीडियो से हम जो है एमएस वर्ड सीजीएल के लिए लेके आएंगे, जो एमएस वर्ड से रिलेटेड सारा कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे। फिर एमएस एक्सेल, पावर पॉइंट, एक्सेस, इस सारे थ्योरी पोर्शन को भी और साथ साथ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को भी हम एक्सप्लेनेशन कर रहे हैं। तो आप चैनल से जरूर जुड़े रहे। तो चलिए आज का डिस्कशन को हम स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, आज का ये डिस्कशन शुरुआत करने के लिए हम चलते हैं अगला क्वेश्चन पर। तो देखिए सबसे पहला क्वेश्चन जो आपके सामने आ गया है वो है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड टू स्विच बिटवीन ओपन प्रोग्राम। मतलब ओपन प्रोग्राम के बीच स्विच करने के लिए निम्न में से किसका उपयोग किया जाता है। जैसे ओपन प्रोग्राम का मतलब क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि अगर ये डेस्कटॉप है, इस डेस्कटॉप पर ये मान लीजिए क्या है, ये आपको टास्क बार है जो सबसे बॉटम में होता है। उसमें इस टास्क बार में मान लीजिए कोई एप्लीकेशन खोले हैं। यहाँ पर मान लीजिए कि मेरा ब्राउजर ओपन हो चुका है, ये पूरा जो है ना अभी ब्राउजर ओपन है। और इस ब्राउजर के साथ साथ इसकी बैकग्राउंड में एक और एप्लीकेशन खुला हुआ है। जैसे मान लीजिए एमएस वर्ड, इसका एप्लीकेशन खुला हुआ है। मान लीजिए एक और एप्लीकेशन खोल दिए हैं एमएस एक्सेस का, एमएस एक्सेस का ओपन कर चुके हैं। तो होगा क्या कि इतने सारे इस सब का क्या होगा, जितने भी हम एप्लीकेशन खोलेंगे ना, ये टास्क बार में आपको दिखेगा, यहाँ पर लोगो दिखेगा। जैसे मान 3 एप्लीकेशन खोले, 3 दिख रहा है। जिस पर हम काम कर रहे होते हैं वो हाईलाइटेड होता है, बाकी सब भी होता है। तो इस केस में क्या होगा, बाय डिफॉल्ट जब हम यहाँ पर इसको ओपन किए हैं तो ये काम करेगा। लेकिन यहाँ क्वेश्चन है कि एक एप्लीकेशन से, प्रोग्राम से दूसरे एप्लीकेशन प्रोग्राम पर स्विच करने के लिए, मतलब पहुंचने के लिए, डायरेक्टली विजिट करने के लिए, एक तो बेसिक ऑप्शन है कि इस टास्क बार में आए और इस पर क्लिक करे तो ये खुल जाएगा, दूसरे पर क्लिक करे तीसरे पर ये खुलेगा। लेकिन हमको ऐसे नहीं करना है, हमको शॉर्टकट कमांड का कीबोर्ड से इस्तेमाल करना है। तो उसके लिए हम अगर प्रेस करेंगे अल्ट के साथ अगर टैब बटन प्रेस करते हैं ना, तो क्या होगा, हम इस बाकी पर हम स्विच कर जाएंगे। जैसे अल्ट प्लस टैब प्रेस करके होल्ड किए रखेंगे तो आपको इस तरह से कुछ मैसेज आएगा। यहाँ पर मान लीजिए ब्राउजर का, एमएस वर्ड, एमएस एक्सेस, 3 गो एप्लीकेशन खुलेगा। और जिस पर भी हम जाके उसको छोड़ देंगे टैब को, अल्ट प्लस टैब को, तो वो उस पर स्विच कर जाएगा, ठीक है। यही चीज है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा एक प्रोग्राम से
एक एप्लीकेशन प्रोग्राम से दूसरे एप्लीकेशन प्रोग्राम पर स्विच करने के लिए अल्ट बटन जो होता है कीबोर्ड में, जिसको मॉडिफायर बटन कहते हैं, उसके साथ टैब बटन को प्रेस करते रहना, माने अल्ट को प्रेस करके रखना है और टैब चलाते रहना है। आपको टैब को जिस पर जाके छोड़ना है वो आपका ओपन हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा अल्ट प्लस टैब। उम्मीद करते हैं इसका जवाब समझ में आ गया होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है व्हाट इज फायरवॉल इन कंप्यूटर नेटवर्क। कंप्यूटर नेटवर्क में फायरवॉल का क्या काम है, क्या है फायरवॉल, फायरवॉल क्या होता है। देखिए कोई भी कंप्यूटर सिस्टम है, इस कंप्यूटर सिस्टम में जब भी कोई ऑपरेटिंग सिस्टम हम इंस्टॉल करते हैं, ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ ही इंक्लूडेड हो जाता है फायरवॉल। ठीक है, ये फायरवॉल इंस्टॉल हो जाता है। और ये फायरवॉल क्या होता है, एक एप्लीकेशन प्रोग्राम है जो कंप्यूटर को अनएक्सेसिंग अनऑथराइज मतलब, और उसके बाद मान लीजिए कोई भी इन्फेक्टेड फाइल है जो हमारे कंप्यूटर के लिए हानिकारक है, कंप्यूटर के अदर प्रोग्राम को हानिकारक माने क्षतिग्रस्त कर सकता है, उसके लिए ये फायरवॉल क्या करता है, उस चीज को प्रिवेंट करता है, रोकने का काम करता है। ठीक है, उसको कंप्यूटर में आने से उसको मना करता है कि ये चीज, यूजर को इन्फॉर्म करता है कि ये चीज जो आप इंस्टॉल कर रहे हैं, आप जो फाइल ला रहे हैं वो रॉन्ग है, ये डिफेक्टिव फाइल है, इसके कारण आपके कंप्यूटर हार्मफुल हो सकता है, गड़बड़ हो सकता है। ठीक है, तो फायरवॉल कंप्यूटर के अंदर यही है। ठीक है, तो चलिए इसका जवाब देखिए। ये पहला ऑप्शन है कि एन ऑपरेटिंग सिस्टम इन कंप्यूटर नेटवर्क। क्या कंप्यूटर नेटवर्क के अंदर ये एक ऑपरेटिंग सिस्टम है? नहीं, ये ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, ये कंप्यूटर सिस्टम के लिए नेटवर्क नहीं है। अगला है कि द फिजिकल, ये नहीं ऑप्शन होगा। अगला है द फिजिकल बाउंड्री ऑफ नेटवर्क। क्या नेटवर्क का फिजिकल बाउंड्री है? फिजिकल का मतलब जो चीज प्रेजेंट हो फिजिकली तौर से, जैसे वायर होता है, नेटवर्क कार्ड होता है, वो सब क्या ये है? नहीं। अगला है कि अ सिस्टम डिजाइन टू प्रिवेंट अनऑथराइज एक्सेस, माने अनऑथराइज एक्सेस के लिए एक प्रिवेंट करता, रोकता है, तो यही जवाब हो जाएगा। और अपना अगला ऑप्शन है कि वेब ब्राउजर सॉफ्टवेयर। क्या वेब सॉफ्टवेयर? नहीं, ये भी नहीं होगा। मैं बता दूं कि कौन कौन सा वेब ब्राउजर सॉफ्टवेयर है, तो वो है आपका क्रोम, ठीक है, उसके बाद मोज़ेला फायरफॉक्स, उसके बाद ओपेरा, है ना, इंटरनेट एक्सप्लोरर, है ना, उसके बाद है क्या कहते हैं, और भी इस तरह से है। तो ये सब क्या है? वेब ब्राउजर है। ये वेब ब्राउजर जो है, ये इंटरनेट पर जो भी इंफॉर्मेशन उसको एक्सेस करने के लिए हम लोग वेब ब्राउजर का मदद लेते हैं। तो इसका जवाब हो जाएगा वेब ब्राउजर। और ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में जानते हैं आप कि सोल ऑफ कंप्यूटर होता है। जो किसी भी एप्लीकेशन को चलाने के लिए हम लोगों को पहले ऑपरेटिंग सिस्टम को कंप्यूटर के अंदर इंस्टॉल करना होता है, तभी जाके वो काम करता है। ठीक है, तो ये चीज हो गई। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, देखिए क्वेश्चन क्या है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एक्सटेंशंस सजेस्ट दैट द फाइल इज बैकअप कॉपी। मतलब कौन सा इसमें एक्सटेंशन फाइल है बैकअप फाइल का। देखिए बैकअप का मतलब होता है कि कोई भी चीज को सिक्योर रखना, माने उस चीज को गैदर करना, है ना। कोई भी इंफॉर्मेशन जो लॉस होने से, कोई भी चीज जो लॉस होने से बचने के लिए, प्रिवेंट करे, लॉस होने से कोई भी फाइल को रोकने के लिए हम लोगों को उस फाइल का बैकअप बनाते हैं। ठीक है, ये इसी चीज को हम बैकअप कहते हैं। तो कंप्यूटर के अंदर भी कोई बैकअप करने के लिए हम लोग जो बैकअप फाइल बनाते हैं, जिस फाइल के अंदर बैकअप कंटेंट होता है उसका जो एक्सटेंशन होता है .BAK, ये हो जाएगा ऑप्शन .BAK, बैकअप फाइल का एक्सटेंशन होता है। अगला ऑप्शन देखिए .APK। APK क्या है कि एंड्रॉइड जो एप्लीकेशन है ना, हम लोग जो एंड्रॉइड एप्लीकेशन अपने फोन में इंस्टॉल करते हैं, उस एप्लीकेशन के फाइल का एक्सटेंशन होता है .APK। ठीक है, याद रखेंगे। कि .BAT क्या है कि ये बैट का मतलब होता है बैच फाइल। बैच फाइल का जो एक्सटेंशन है .BAT है। मैं बता दूं कि बैच फाइल क्या होता है। बैच फाइल एक ऐसा फाइल होता है जो अपने में कमांड रन करने का फैसिलिटी देता है। आपको क्वेश्चन भी आ जाएगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, कि व्हिच फाइल इज मतलब अप्लीकेबल टू यूज डिक्लेयर कमांड। तो उसका जवाब हो जाएगा कौन सा फाइल है जो अपने में कमांड को रन करने का फैसिलिटी देता है, डिक्लेयर करने का फैसिलिटी देता है। तो वो फाइल है आपका बैच फाइल, जो कमांड को रन करने का फैसिलिटी देता है, तो वो बैच फाइल है। और बैच फाइल का एक्सटेंशन .BAT होता है।
डॉट टीएक्सटी क्या होता है? ये है नोटपैड के फाइल का एक्सटेंशन। नोटपैड जो एडिटर है ना, वही नोटपैड एडिटर के फाइल का एक्सटेंशन होता है डॉट टीएक्सटी होता है, आप याद रखेंगे। ठीक है, तो यही। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है सिंगल वर्ड रेफरेंस टू वायरस वर्म ईटीसी, माने कंप्यूटर में जो वायरस लगता है, वर्म है, इस सब को हम एक वर्ड में क्या कहेंगे? तो एक वर्ड में उसको हम कहेंगे मेलवेयर। मालवेयर मतलब उसको मालवेयर कहते हैं। ठीक है, कंप्यूटर के अंदर जो वायरस से लग जाता है, फाइल जो जिसके कारण इन्फेक्टेड हो जाता है ना, वर्म, इससे प्रॉब्लम जो कंप्यूटर के अंदर हो जाता है उसको हम मालवेयर कहते हैं, याद रखेंगे। और ये वायरस तो लगना समझ रहे, वायरस को प्रिवेंट करने के लिए, रोकने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ता है? एंटीवायरस डालना पड़ता है। और वायरस क्या है? एक तरह का सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है। वायरस एक तरह का सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है जो क्या करता है, किसी भी कंप्यूटर के अंदर जो फाइल होता है, कंप्यूटर के फाइल को इन डिफेक्ट करता है, डिफेक्टिव कर देता है, खत्म कर देता है, बर्बाद करता है, वो हो गया क्या करते हैं? वायरस होता है। और एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है। इसी वायरस को प्रिवेंट करने के लिए हम लोगों को एंटीवायरस डालना पड़ता है, एंटीवायरस डालना पड़ता है। जैसे हम लोगों भी जब डॉक्टर के यहाँ जाते हैं तो डॉक्टर पहले एंटीबायोटिक देता है, पहले वो गोली दिखता है कि ये दवा पहले खाना है, फिर बाकी दवा को भी उसके साथ लेना है। तो वही है एंटीवायरस, माने जो वायरस है ये भी एक तरह का सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है, एंटीवायरस भी सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है। वो उस वायरस को डिटेक्ट करके उसको खत्म करने का करता है, ये है आपका एंटीवायरस। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, चेक वेदर अ प्रोग्राम फंक्शंस करेक्टली देन करेक्टिंग एरर इट इज नोन एज, मतलब यह जांचना कि कोई प्रोग्राम सही ढंग से काम करता है या नहीं, फिर त्रुटियों को ठीक करना, इसे क्या कहते हैं? देखिए, मतलब अगर हम कोई कोड कर रहे होते, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर एक फाइल है मेरा और इसमें हम बहुत सारा लाइन स्टेटमेंट लिख चुके हैं। अब इस स्टेटमेंट लिखे हैं तो इस स्टेटमेंट में कहाँ पर किस लाइन में गलती है, अगर गलती है तो उसको सुधारना, उसको फाइंड आउट करना, इस कंसेप्ट को हम डिबगिंग कहते हैं, याद रखेंगे। देखो, सबसे पहले कंप्यूटर में एक वर्ड होता है बग। बग का मतलब क्या होता है? एरर। कंप्यूटर के अंदर जो एरर होता है, उस एरर को हम बग बोलते हैं। ठीक है, और उस बग को ठीक करना डिबगिंग कहलाता है। ठीक है, उसी से ये वर्ड है, समझ सकते हैं। देखिए अगला क्या है? डिकोडिंग। डिकोडिंग का मतलब होता है, जैसे मान लीजिए ये कोड अगर हम हाई लेवल लैंग्वेज में लिखे हैं, इसको जब कंपाइल करते हैं तो ये जो है ना, ये लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट हो जाता है, मशीन लेवल में कन्वर्ट हो जाता है। इसी को हम डिकोडिंग कहते हैं, डिकोड कर देना। ठीक है, तो इसका जवाब हो जाएगा क्या? डीबगिंग, माने बग को खत्म करना डीबगिंग कहलाता है। तो ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर आगे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने है। देखिए क्वेश्चन क्या कहता है कि डॉक्यूमेंट कन्वर्टेड टू डैश when when be published to the web, WHEN स्पेलिंग हो गया यहाँ पर। मतलब इसमें कहता है कि कौन सा कोई भी डॉक्यूमेंट को जब हम पब्लिश करते हैं वेब पर, मतलब वेब कहने का यहाँ सेंस हो गया कि इंटरनेट पर, वेब कहने का सेंस हो गया कि ग्लोबली, रिमोटली लोकेशन पर अगर हम कोई फाइल को पब्लिश करते हैं, उसको, उस पब्लिश्ड हुए फाइल को कोई भी लोग किसी लोकेशन से एक्सेस करता है तो उसको क्या कहते हैं, क्या होता है उसके अंदर? ऑप्शन है डॉक फाइल, HTTP, अगला है मशीन लेवल लैंग्वेज, और एक है अगला HTML। तो इसका जवाब हो जाएगा HTTP। देखिए HTTP का नाम फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ये एक ऐसा प्रोटोकॉल है जो किसी भी टेक्स्ट को, हाइपर टेक्स्ट का मतलब हो गया कि इस प्रोटोकॉल के माध्यम से ही जब कोई वेब डॉक्यूमेंट को वेब पर हम पब्लिश करते हैं तो उसको एक्सेस करने का, उसको पब्लिश करने का, उसको डॉक्यूमेंट को कन्वर्ट करने का, वेब में कन्वर्ट करने का काम करता है HTTP। और ये एक प्रोटोकॉल है। और HTTP एक, आप याद रखेंगे, ये कनेक्शन
लेस प्रोटोकॉल है। मतलब ये क्या होता है, सर्वर से क्लाइंट के बीच में जब इंफॉर्मेशन का एक्सचेंजेज होता है तो उस एक्सचेंज होने के बाद डेटा का आदान प्रदान करने के बाद उसके रिलेशन को वो खत्म कर देता है, रिलेशन को क्या करता है, डिस्ट्रॉय कर देता है। और जब जब यूजर रिक्वेस्ट करता है उस सर्वर के पास, तब तक वो यूजर न्यू यूजर काउंट होता है। ठीक है, इसी प्रॉब्लम को दूर करके सेशन मैनेजमेंट किया जाता है। ठीक है, वो आगे का चीज है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा HTTP। डॉक फाइल क्या होता है कि MS वर्ड के फाइल का एक्सटेंशन होता है DOC। ठीक है, याद रखेंगे। और HTML एक लैंग्वेज है, इस लैंग्वेज के मदद से हम लोग वेबसाइट जो है वो बनाते हैं। वेबसाइट क्रिएट करने के लिए हम लोग HTML लैंग्वेज यूज करते हैं, जिसका फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ठीक है, और मशीन लैंग्वेज का मतलब वैसा लैंग्वेज जिसको मशीन समझता हो, 0-1 के फॉर्म में होता है जो लैंग्वेज का कोड, उसको मशीन लैंग्वेज कहते हैं। याद रखेंगे। तो उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको समझ में आया है। आगे बढ़ेंगे, अभी अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए क्या है। व्हिच की यूज्ड इन कॉम्बिनेशन विथ अनदर की टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक टास्क। मैंने पहले भी बता चुका हूं कि अगर कोई बटन है, जैसे मान लीजिए यहां पर एक बटन है, इस बटन को डायरेक्टली यूज नहीं करके इसके साथ कोई दूसरा बटन का यूज करते हैं। मान लीजिए अदर बटन है, अदर बटन, तो इस बटन को क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे हम मॉडिफायर बटन। ठीक है, मतलब वैसा बटन जो डायरेक्टली यूज नहीं होता हो, उसके साथ कोई दूसरा बटन को इस्तेमाल करते हैं, उसको हम मॉडिफायर बटन कहते हैं। और बहुत सारा मॉडिफायर बटन होता है, वो देखिए कंट्रोल, CTRL, अल्ट, है ना, उसके बाद शिफ्ट। ठीक है, ये सब जो है ना, कंट्रोल अल्ट शिफ्ट सब जब मॉडिफायर बटन है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा कंट्रोल, ऑप्शन नंबर B। ठीक है, याद रखेंगे। एरो बटन क्या होता है, ये 4 टाइप का कंप्यूटर के अंदर एरो होता है, इस टाइप का। यहाँ पर इस तरह का टॉप होगा, ये इस तरह से आपको एरो देखने को मिलेगा। ये इस तरह से टॉप, यहाँ देखिए इस तरह से एरो दिखेगा, ये एरो की कहलाता है। मतलब कर्सर के मूवमेंट को टॉप भेजने के लिए, एक लाइन से दूसरे लाइन टॉप भेजने के लिए इस एरो को प्रेस करेंगे, बॉटम करने के लिए इस एरो का, लेफ्ट राइट करने के लिए हर करेक्टर राइट जाने के लिए इस एरो का प्रेस करेंगे, और हर करेक्टर लेफ्ट आने के लिए इसका करेंगे। याद रखेंगे। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि एरो की में टॉप एरो की का यूज करके कर्सर के मूवमेंट को कहां पहुंचाते हैं, तो आपको बताना है कि एक लाइन से उसके ऊपर वाले लाइन पर पहुंचाते हैं। जैसे मान लीजिए ये लाइन लिखा हुआ है, ये इतना लाइन है, तो अगर यहां पर मान लीजिए कि लिखा हुआ है एप्पल, यहां पर लिखा है मान लीजिए मैंगो। ठीक है, तो अगर कर्सर यहां बिलोंग कर रहा है ना, तो इस कर्सर के मूवमेंट को अगर हम यहाँ लेके चलते हैं, वहां पर हम कोई टाइप करना चाहते हैं ना, तो उस टॉप वाले को करेंगे। अगर यहाँ से बॉटम करेंगे तो ये आ जाएगा। लेफ्ट वाला क्या है कि वो लेफ्ट जाता है, एक एक करेक्टर बैक करता है वो। ठीक है, वो काम करता है। राइट एक एक करेक्टर को, कर्सर के मूवमेंट को आगे करता है, तो ये एरो हो गया। स्पेस बार क्या होता है, ये कीबोर्ड पर सबसे बड़ा बटन होता है, जिसका काम क्या है कि एक करेक्टर और दूसरे करेक्टर के बीच में स्पेस करेक्टर देना है। करेक्टर स्पेस भी एक करेक्टर है, स्पेस देना, ब्लैंक स्पेस देना, इसका काम करता है, स्पेस बटन करता है। और फंक्शन की जो होता है, ये एक स्पेशल टास्क को परफॉर्म करने के लिए हम लोग फंक्शन की का इस्तेमाल करते हैं। और फंक्शन की आपको पता है कि F1 से लेके F12 तक फंक्शन की होता है, जिसमें F1 बटन का यूज करते हैं हेल्प मेनू ओपन करने के लिए, F2 बटन का प्रेस करते हैं फाइल को रीनेम करने के लिए, F5 को यूज करते हैं फाइल को रिफ्रेश, उस विंडोज को रिफ्रेश करने के लिए, F12 प्रेस करते हैं फाइल को रीनेम करने के लिए, उसी तरह F7 करते हैं स्पेलिंग ग्रामर चेक करने के लिए। उसके अलावा जो फंक्शन बटन है उसका यूज प्रॉपर एक स्पेसिफिक एप्लीकेशन में यूज होता है, जो हम पढ़ाएंगे। जैसे MS वर्ड पढ़ाएंगे तो MS वर्ड के अंदर बताएंगे F4 का काम क्या, F3 का काम क्या, F6 का काम क्या, F8 का काम क्या, F9 का काम क्या, इसी को बारे में समझेंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन कहता है अ कंप्यूटर ऑन अ नेटवर्क दैट एक्सेस रिसोर्सेज प्रोवाइडेड बाय अनदर कंप्यूटर कॉल्ड। ठीक है, क्वेश्चन है कि एक नेटवर्क पर एक कंप्यूटर जो दूसरे कंप्यूटर द्वारा प्रदान किया गया संसाधनों तक पहुंचता है, उसे क्या कहते हैं।
संसाधनों तक पहुंचता है उसको क्या बोलते हैं? ऑप्शन है सर्वर, कंप्यूटर, ब्राउजर, नन। मतलब क्या कहता है, जैसे देखिए कंप्यूटर एक नेटवर्क के अंदर, आप देखिए यहां पर ये नेटवर्क है, ठीक है, ये है क्या? नेटवर्क है। इस नेटवर्क के बैकएंड में जो है ना एक मशीन है, उसको बोलते हैं सर्वर, ठीक है। अब क्या है, इस ये नेटवर्क से ये सर्वर पर, उसके बाद यहां पर छोटा छोटा बहुत सारा डिवाइस है, इस तरह से ये डिवाइस है, देखिए। तो इस सारे डिवाइस को हम बोलते हैं क्लाइंट, इस मशीन को बोलेंगे क्लाइंट, ठीक है। तो क्वेश्चन है कि अ कंप्यूटर ऑन ए नेटवर्क दैट एक्सेस रिसोर्सेज प्रोवाइडेड बाय अनदर कंप्यूटर इज कॉल्ड, ठीक है। ऑप्शन है सर्वर, कंप्यूटर, नेटवर्क, नन। मतलब देखिए सर्वर एक ऐसा मशीन है नेटवर्क के अंदर जिसके पास लार्ज पैमाने पर रिसोर्सेज होता है, जो किसी नेटवर्क में किसी दूसरे मशीन के साथ जुड़ के उसको रिस्पॉन्स देता है, उसको डेटा देता है। उस डेटा देने वाले मशीन को हम क्या कहते हैं? सर्वर कहते हैं। लेकिन क्लाइंट एक ऐसा मशीन है जो नेटवर्क में किसी दूसरे मशीन के से जुड़ के, सर्वर से जुड़ के वहां से डेटा को एक्सेस करने का काम करता है, तो उस मशीन को क्लाइंट कहते हैं। क्लाइंट के पास अपना कोई रिसोर्स नहीं होता है। क्वेश्चन को वापस देखिए कि अ कंप्यूटर ऑन ए नेटवर्क, एक ऐसा कंप्यूटर नेटवर्क के अंदर डेट एक्सेस रिसोर्स से, जो रिसोर्स को एक्सेस करता है, प्रोवाइडेड बाय अनदर कंप्यूटर इज कॉल्ड। माने जैसे ये कंप्यूटर अदर कंप्यूटर है नेटवर्क के अंदर, जो सर्वर है इसके पास डेटा है, इस ये डेटा प्रोवाइड करता है और ये मशीन एक्सेस करता है, इस मशीन को कंप्यूटर क्लाइंट बोलते हैं, या इसको हम कंप्यूटर नॉर्मल बोलेंगे, या इसको हम नोड बोलते हैं, ठीक है। तो इसका जवाब हो जाएगा यहाँ पर, अगर इसमें अगर ऑप्शन हो जाएगा नोड या क्लाइंट तो और बेटर जवाब होता। इसका ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा कंप्यूटर, नोड या क्लाइंट कहते हैं उसको, नॉर्मल पीसी कहते हैं, पर्सनल कंप्यूटर, ठीक है। तो यहाँ पर कंप्यूटर ना होके अगर पीसी रहेगा तो बहुत अच्छा रहेगा, पर्सनल कंप्यूटर, पीसी जिसके पास डेटा अपना होता नहीं, जोड़ जोड़ के एक्सेस करता है, ठीक है, ये याद रखेंगे। अगर यही में रहता कि रिसोर्स को प्रोवाइड करता है, अगर प्रोवाइड ऑप्शन आता ना तो आप सर्वर मारते, ठीक है, लगाते ऑप्शन। अब ब्राउजर समझ ही रहे, जो इंटरनेट एक्सेस करता है, जिसके माध्यम से क्लाइंट और सर्वर के बीच में डेटा एक्सचेंज होता है, उस मशीन को, उस चीज को हम ब्राउजर कहते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, कर्नल इज अ सेंट्रल कंपोनेंट ऑफ। कर्नल किसका सेंट्रल कंपोनेंट है? तो मैं बता दूं कि ऑपरेटिंग सिस्टम जो हम लोग इंस्टॉल करते हैं ना, जो सोल ऑफ कंप्यूटर कहते हैं, उसी के साथ कर्नल होता है, उसी के अंदर एक ऑपरेटिंग सिस्टम का कंपोनेंट है। सीपीयू के अंदर दो पार्ट होता है, एक सीयू, दूसरा एएलयू, कंट्रोल यूनिट, अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट। हार्डवेयर, इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट, इतने टाइप का हार्डवेयर होता है। इनपुट हार्डवेयर में कीबोर्ड, माउस, प्रिंटर, ये सब आ गया। प्रिंटर प्रोसेसिंग में आ जाएगा सीपीयू, उसके बाद आपका मेमोरी भी आ जाएगा, और आउटपुट में आ जाएगा कीबोर्ड इनपुट डिवाइस है, आउटपुट में आ जाएगा मॉनिटर, प्रिंटर, है ना, स्पीकर, ये सब। रजिस्टर एक ऐसा माने होता है जो सीपीयू को प्रोसेस करवाने में, सीपीयू जब प्रोसेस करता है ना, प्रोसेस करवाने में मदद करता है, ये मदद करता है, याद रखेंगे, हेल्प करता है। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है वो देख लीजिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है कि व्हिच डिवाइस इज यूज टू कन्वर्ट एनालॉग सिग्नल एंड डिजिटल, एनालॉग टू डिजिटल एंड डिजिटल टू एनालॉग। मतलब वैसा डिवाइस जो एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में तथा डिजिटल सिग्नल को एनालॉग में कन्वर्ट करने वाले वैसे डिवाइस को क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं मोडेम, ठीक है। तो क्वेश्चन है कि जैसे, एक मिनट, हाँ देखिए, क्वेश्चन है कि व्हिच डिवाइस कन्वर्ट एनालॉग टू डिजिटल से एनालॉग सिग्नल का मतलब वैसा सिग्नल होता है कि जो एयर में, एक कंप्यूटर है, जैसे एक कंप्यूटर है, दूसरा कंप्यूटर है, अब ये इस कंप्यूटर के अंदर जो सिग्नल होगा इंटरनल, उसको हम डिजिटल सिग्नल कहेंगे। अब यहां से निकला और ये नेटवर्क के माध्यम से ये दूसरे कंप्यूटर पर गया, तो ये इंटरनेट के माध्यम से, मतलब एयर के माध्यम से, एयर है मीडियम, इसमें कहला जाएगा, वही सिग्नल को कन्वर्ट कर देगा एनालॉग सिग्नल में,
और फिर उस कंप्यूटर को मिलेगा, तो फिर यहाँ पर क्या है, डिजिटल सिग्नल है। तो एनालॉग से डिजिटल और डिजिटल से एनालॉग सिग्नल में कन्वर्ट करने वाले हार्डवेयर ड्राइव को डिवाइस को हम मोडेम कहते हैं। ठीक है, तो देखिए ऑप्शन में इंटेल, IBM, माइक्रोसॉफ्ट, अमेजन, ये नहीं है, ये सब ऑप्शन किसी दूसरे क्वेश्चन का आ गया है। इसका जवाब हो जाएगा मोडेम, जिसको फुल फॉर्म होता है मॉड्यूलेटर, डीमॉड्यूलेटर, ठीक है, मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर कहते हैं। मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर माने एनालॉग से सिग्नल, सिग्नल से डिजिटल। ठीक है, इसका जवाब है मोडेम। क्वेश्चन नंबर अगला बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन है कि व्हिच वन मैनेज फाइल्स हेल्ड इन वेरियस स्टोरेज डिवाइसेज एज वेल एज ट्रांसफर फाइल फ्रॉम वन स्टोरेज टू अनदर स्टोरेज। मतलब एक क्या है, कंप्यूटर के अंदर मान लीजिए कोई फाइल है, वो डेस्कटॉप पर रखा हुआ, मान लीजिए यहाँ पर एक फाइल है जो डेस्कटॉप पर रखा हुआ है, इस फाइल को हम कॉपी कर देते, कट करके किसी पेन ड्राइव में डालना चाहते हैं, या किसी दूसरे लोकेशन, मान लीजिए कि वो हम डी ड्राइव में डालना चाहते हैं, इस फाइल को कॉपी करके, कट करके, या कॉपी करके इसको दूसरे ड्राइव में डालना चाहते हैं, या डी ड्राइव से हटा के फिर हम ऐप में डालना चाहते हैं। तो इस तरह से मतलब उसका लोकेशन बदलना, एक फाइल को कहीं से किसी स्टोरेज डिवाइस से दूसरे स्टोरेज में ट्रांसफर करने का काम ये ऑपरेटिंग सिस्टम का फाइल मैनेजमेंट करता है। ठीक है, फाइल मैनेजमेंट, इसी का ड्यूटी है कि एक फाइल को किसी एक लोकेशन पर स्टोर करके उसको हटा के दूसरे लोकेशन पर जब स्टोर करते हैं, तो उसके लिए जो काम करता है करवाने में, वो है फाइल मैनेजमेंट। ठीक है, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है 12 नंबर, व्हिच वन इज द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट सिस्टम दैट मैनेज द हार्डवेयर एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। मतलब इनमें से कौन सा पहला और फॉरमोस्ट सिस्टम है जो मैनेज करता है हार्डवेयर एप्लीकेशन सिस्टम को। ऑप्शन देखिए, बूटिंग, रीस्टार्ट, ऑपरेटिंग सिस्टम, डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम। मतलब क्वेश्चन वापस देखिए, कौन सा पहला और सबसे महत्वपूर्ण सिस्टम है जो हार्डवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को, मैं अभी बता दूं कि कंप्यूटर जो है ना, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर से मिलकर बना हुआ है। ठीक है, और सॉफ्टवेयर में दो तरह का सॉफ्टवेयर हो गया, एक सॉफ्टवेयर में दो तरह का सॉफ्टवेयर, एक है आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर और दूसरा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंदर का ही भाग है ऑपरेटिंग सिस्टम, और ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, ये हार्डवेयर और ये जो सॉफ्टवेयर है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर या कोई भी सॉफ्टवेयर, उसके बीच में रिलेशनशिप करता है, उसको वर्किंग मोड में लाता है। अगर कंप्यूटर के अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं हो किसी डिवाइस के अंदर, तो वो कंप्यूटर, वो डिवाइस डेड हो जाएगा, डेड के भांति काम करेगा। जैसे एक आदमी के अंदर अगर प्राण निकल जाता है तो उसका बॉडी एक डेड बॉडी कहलाता है। उसी तरह लाख हार्डवेयर है लगा हुआ, अगर उसमें ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है तो एक डेड बॉडी का काम करेगा। तो यही है कि कौन सा पहला और सबसे महत्वपूर्ण सिस्टम है जो हार्डवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का प्रबंधन करता है, मैनेजमेंट करता है, मैनेज करता है, उसको हम ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं। और ढेर सारा ऑपरेटिंग सिस्टम है, आपको पता है कि विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम है, एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम है, iOS का भी ऑपरेटिंग सिस्टम है ना, लाइनेक्स ये भी ऑपरेटिंग सिस्टम है, लाइनेक्स, यूनिक्स, ये सारा ऑपरेटिंग सिस्टम है। ठीक है, याद रखेंगे, इसका काम क्या है आपको क्लियर हो गया होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है, वार्म बूटिंग व्हेन अ कंप्यूटर इज रीस्टार्टेड बाय प्रेसिंग द कॉम्बिनेशन ऑफ की। मतलब कौन सा इसमें से की का यूज करते हैं जब कंप्यूटर को वार्म बूटिंग करते हैं। वार्म बूटिंग का मतलब ये हो गया कि कंप्यूटर को अगर हम फॉर्मेट करते हैं, ठीक है, फॉर्मेट करने का मतलब होता है, मान लो ऑपरेटिंग सिस्टम को चेंज कर रहे हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम को चेंज कर रहे हैं। मान लीजिए मेरे सिस्टम में विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम का 7 वर्जन था, अब उसको हम बदल के हम विंडोज 10 डालना चाहते हैं या विंडोज 11 डालना चाहते हैं, तो इसके लिए हम लोगों को फॉर्मेट करना पड़ा, उस प्रोसेस को फॉर्मेटिंग कहते हैं। और फॉर्मेटिंग में हम लोग और भी हार्ड डिस्क का भी फॉर्मेटिंग करते हैं, उसका ड्राइव सेट करते हैं, कितने ड्राइव फॉर्मेट होगा, मतलब ये सब चीज़ें। तो वही वार्म बूटिंग के ड्यूरेशन में हम लोगों को
अगर वार्म बूटिंग कर रहे हैं ना, उस समय अगर हम रीस्टार्ट करना हो कंप्यूटर को, अगर जरूरत पड़ जाएगा रीस्टार्ट करने के लिए, तो उसके लिए हम प्रेस करेंगे क्या, तो कंट्रोल प्लस अल्ट, कंट्रोल के साथ अल्ट प्रेस करके और डिलीट बटन प्रेस करेंगे, डिलीट, कंट्रोल अल्ट और डिलीट, मतलब तीनों बटन को साथ में प्रेस करेंगे, माने कंट्रोल को प्रेस करके रखेंगे, फिर अल्ट प्रेस करेंगे और डिलीट बटन प्रेस करेंगे, तो वो उस समय वार्म बूटिंग के टाइम जो है कंप्यूटर रीस्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं इसका जवाब समझ में आ गया। तो देखिए ऑप्शन नंबर 2 में यही बात लिखा हुआ है, कंट्रोल अल्ट और डिलीट की का यूज करते हैं। तो चलिए अगले क्वेश्चन पर हम आए हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। ये 14 नंबर जो क्वेश्चन है ना, इसको देखिए, कहता है कि अ डैश इज प्री डिजाइन डॉक्यूमेंट दैट ऑलरेडी हैज कोऑर्डिनेटिंग फॉन्ट्स, लेआउट एंड बैकग्राउंड। मतलब एक ऐसा, इसमें से किस चीज को हम प्री डिफाइंड डॉक्यूमेंट कहते हैं जिसके अंदर फॉन्ट, लेआउट, बैकग्राउंड ये सब पहले से ही प्री डिफाइन होता है। ठीक है, तो मैं बता दूं कि इस चीज को टेम्पलेट कहते हैं। टेम्पलेट एक ऐसा मतलब प्री डिफाइंड डिजाइन डॉक्यूमेंट होता है जिसके अंदर फॉन्ट, लेआउट, बैकग्राउंड सब पहले से डिफाइन होता है। अब सुन लीजिए, टेम्पलेट का यूज करते हैं जैसे हम लोग कोई वेबसाइट बनाते हैं ना, तो कोई व्यक्ति जो कम पढ़ा लिखा भी है, अगर वो चाहता है कि हम वेबसाइट डेवलप करें, तो उसलिए उन लोगों के लिए बहुत ही हेल्पफुल करता है टेम्पलेट। वो सीधे सीधे टेम्पलेट उठाया, उसमें डिजाइन, फॉन्ट, उसके बाद जो है लेआउट, बैकग्राउंड, ये सारा चीज ऑलरेडी डिफाइन है, बस उसमें गया वो, उसमें वो कंटेंट बदलते चला गया अपने यूज के अकॉर्डिंग, अपने वेबसाइट के अकॉर्डिंग, बस डेटा को बदल दिया, और डेटा को बदला, डिजाइन में अरेंजमेंट उसका पहले से उस टेम्पलेट के अंदर क्रिएट करके रखा हुआ है, आसानी से वो वेबसाइट बना लेता है। यही चीज टेम्पलेट कहलाता है। ठीक है, समझ में आ गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, द डैश इज रिस्पॉन्सिबल फॉर परफॉर्मिंग कैलकुलेशन एंड कंटेंट डिसीजन मेकिंग मैनेजमेंट। इनमें से किसका जवाबदेह है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि कैलकुलेशन करना, माने एडिशन, सब्ट्रैक्शन, माने कोई मैथमेटिकल कैलकुलेशन करना, और डिसीजन को मैनेजमेंट करना। ये काम करता है कंप्यूटर के अंदर अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट, ALU इसका फुल फॉर्म है, अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट। अर्थमेटिकल का मतलब हो गया मैथमेटिकल, अर्थमेटिकल मतलब मैथमेटिकल कैलकुलेशन। ठीक है, मैथमेटिकल जैसे एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन, है ना, डिवीजन ये दो तरह का होता है, एक रिमाइंडर, एक सिंबल देता है ये वाला, और ये मल्टीप्लिकेशन, ये सब जो है अर्थमेटिकल हो गया। लॉजिकल का मतलब कंपैरिजन वाला, है ना, जिसमें एंड और नॉट, ये सब जो हम लोग क्या करते हैं, डिसीजन करते हैं कि कौन ट्रू है कौन फॉल्स है, तो ये सब को काम करने के लिए सीपीयू के अंदर का ये पार्ट है अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट। सीपीयू का दोनों पार्ट है, सीयू और ALU, अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट और सीयू कंट्रोल यूनिट। ये दोनों का काम क्या है, सीपीयू को प्रोसेसिंग, सीपीयू को हमको प्रोसेसिंग कहते हैं ना, उसी के अंदर का ये पार्ट है। कंट्रोल यूनिट कंप्यूटर के अंदर जो इनपुट होता है और उसको प्रोसेस होकर आउटपुट तक पहुंचाने का काम करता है कंट्रोल यूनिट, और अर्थमेटिकल यूनिट प्रोसेस करने का काम करता है। मेमोरी यूनिट स्टोरेज है जो स्टोर करता है, और आउटपुट यूनिट जो है वो आउटपुट दिखाने का काम करता है। तो उम्मीद करते हैं इसका जवाब समझ में आ गया होगा। अगले बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट कंप्यूटर फाइल। इनमें से कौन सा सही नहीं है कंप्यूटर फाइल के बारे में। तो देखिए पहला ऑप्शन है कि एवरी फाइल हैज द फाइल नेम। देखिए सबसे पहले मैं बता दूं कि फाइल क्या होता है। फाइल का मतलब डेटा होता है, जिसका अपना एक डेटा होता है, जिसका डेटा का मतलब वैसा जिसका फैक्ट, जिसका मीनिंग हो, उसी को डेटा कहते हैं। तो फाइल का मतलब डेटा होता है। तो फाइल का जो फाइल होता है दो चीज से बना होता है। जैसे मान लीजिए अगर हम बनाते हैं ABC, अगर हम लिखते हैं, जैसे इधर देखिए abc.txt, ये कंप्लीट फाइल का ये स्ट्रक्चर है। तो ABC जो है ना, ये फाइल का नेम है। ये ABC जो है ये क्या हुआ, फाइल का नेम हुआ, और .txt जो लिखे हैं ये उस फाइल का एक्सटेंशन है, उस फाइल का एक्सटेंशन है। तो फाइल दो चीज के कॉम्बिनेशन से बनता है, फाइल का नाम और एक्सटेंशन। फाइल का नाम पहले लिखते हैं, डॉट करके उसके आगे एक्सटेंशन होता है जो बताता है टाइप ऑफ फाइल बताता है।
एक्सटेंशन क्या बताता है? टाइप ऑफ फाइल, फाइल किस टाइप का है वो बताता है एक्सटेंशन। अब आइए क्वेश्चन के पास। ऑप्शन पहला, एवरी फाइल हैज अ फाइल नेम, हर एक फाइल का अपना फाइल का नेम होता है क्या? तो ये बात सही है, ठीक है, हर एक फाइल का अपना नाम होता है, बिना नाम का कोई फाइल होता नहीं है। अगला, दे आर कलेक्शन ऑफ डेटा सेव टू स्टोरेज मीडियम, क्या ये एक तरह का डेटा का कलेक्शन है जो स्टोरेज मीडियम में स्टोर होता है? तो ये भी बात सही बात है, स्टोर करता है अपने अंदर डेटा। अगला है, अ फाइल एक्सटेंशन इज एस्टैब्लिश्ड बाय द यूजर टू इंडिकेट द फाइल कंटेंट, क्या फाइल एक्सटेंशन फाइल के कंटेंट का इंडिकेशन करता है, फाइल को शो करवाता है क्या? नहीं, फाइल एक्सटेंशन जो है बताता है फाइल का टाइप बताता है, इसलिए ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। गलत हो जाएगा मतलब यहाँ नॉट ट्रू पूछा है, इसका मतलब ऑप्शन यही होगा सही जवाब। और अगला क्वेश्चन देख लीजिए, ऑल फाइल कंटेंट डेटा, क्या सारा का सारा फाइल कंटेंट डेटा करता है? सही है, मतलब ऑप्शन 1, 2 और 4 जो है सही है और 3 गलत है। और इसने पूछा नॉट ट्रू मैंने गलत पूछा है, तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब बढ़ेंगे आगे, क्वेश्चन नंबर 17 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, द टर्म डैश रेफर्स टू एनी कंप्यूटर कंपोनेंट दैट इज रिक्वायर्ड टू परफॉर्म वर्क, माने इसमें से कौन सा चीज है जो किसी कंप्यूटर घटक को संदर्भित करता है और कार्य करने के लिए आवश्यक है। माने कंप्यूटर को वर्क, जैसे मान लीजिए कंप्यूटर है, अब इस कंप्यूटर को वर्किंग करवाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? इसको डेटा देना पड़ेगा, ठीक है, और डेटा देने का मतलब हो गया कि इस डेटा को ही हम रिसोर्स कहते हैं। रिसोर्स का मतलब होता है कि जिसके बेस पर कोई भी चीज काम करता है। कंप्यूटर में इनपुट करते हैं ना, कंप्यूटर को इनपुट देना कंप्यूटर के लिए एक रिसोर्स हो गया कि उस इनपुट के बेस पर कंप्यूटर अब काम करना शुरू हो जाएगा, ठीक है। जैसे हम लोग भी कोई काम करते हैं, कोई किसी के द्वारा कोई काम दिया जाता है कि भाई ये काम करो, ये चीज करो, तो हमको जो चीज इंस्ट्रक्शन मिलता है वो एज अ रिसोर्स हो गया और उस रिसोर्स के यूज करके हम कोई काम को करते हैं। तो इसका जवाब हो जाएगा रिसोर्स, ठीक है। सोर्स कोड क्या होता है? सोर्स कोड का मतलब हो गया जो हम लोग कोडिंग करते हैं ना, कोडिंग का जहां से जिस कोड के मदद से कोई एप्लीकेशन प्रोग्राम को बनाते हैं उस कोड को सोर्स कोड कहते हैं। कर्नल क्या है? कर्नल बता दिए थोड़ा पिछले क्वेश्चन में कि कर्नल ऑपरेटिंग सिस्टम का भाग है, जो ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर कर्नल होता है जो उसके अंदर वर्किंग करवाता है। और रिसोर्सेज का जवाब होगा बूट स्ट्रैप। क्या, इसको बात समझ लीजिए, इसके बारे में पूछा जाता है कि बूट स्ट्रैप जो है ना एक तरह का फ्रेमवर्क है। फ्रेमवर्क का मतलब होता है जिसका फ्रेमवर्क को हम लाइब्रेरी भी बोलते हैं, जिसके अंदर लाइब्रेरी है, इसके अंदर बहुत सारा कंटेंट जो है अवेलेबल होता है, उसको जहां पर भी जिस प्रोग्राम में हम जोड़ते हैं वहां से काम करते हैं। तो फ्रेमवर्क भी यही है, ठीक है। बूटस्ट्रैप एक फ्रेमवर्क है, जो बूटस्ट्रैप एक ऐसा फ्रेमवर्क है जो CSS और जावा स्क्रिप्ट का एक कंप्लीट लाइब्रेरी है, ठीक है। इसका यूज लोग क्या करता है, रिस्पॉन्सिबल वेबसाइट बनाने के लिए यूज करता है, बूटस्ट्रैप का काम है, ठीक है। आप याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 18 कहता है कि सॉफ्ट कॉपी रिफर्स, सॉफ्ट कॉपी क्या होता है? वैसा कॉपी जो कंप्यूटर के अंदर हो, जो प्रिंट आउट अभी तक नहीं हो चुका हो, वैसे उसको सॉफ्ट कॉपी कहते हैं। पहला क्वेश्चन है प्रिंट आउट और डॉक्यूमेंट, प्रिंट आउट डॉक्यूमेंट करेंगे तो उसको हार्ड कॉपी कहेंगे ना, हार्ड कॉपी कहेंगे। मतलब कंप्यूटर से अगर कोई डेटा प्रिंट होकर आ जाएगा तो उसको हार्ड कॉपी बोलेंगे। हार्डवेयर एक फिजिकल रूप से प्रेजेंट, एक क्या है, फिजिकली रूप से वो प्रेजेंट होता है, वैसा डिवाइस हार्डवेयर कहलाता है। अनप्रिंटेड डिजिटल डॉक्यूमेंट, इसी को हम क्या बोलते हैं, सॉफ्ट कॉपी बोलते हैं, जो प्रिंट नहीं हुआ, जो मॉनिटर के अंदर हम लोग देखते हैं मूवमेंट, जैसे अभी आपके सामने हम लिख पा रहे हैं, किसी भी जगह पर हम चेंजेस कर पा रहे हैं इजिली, इसलिए ये सब चीज क्या है, सॉफ्ट कॉपी है। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 19, सेकेंड लास्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या कहता है कि डैश इज ए डिजाइन टूल दैट ग्राफिकली शोज द लॉजिक इन अ सॉल्यूशन, माने इनमें से कौन सा एक ऐसा है जो एल्गोरिदम के सॉल्यूशन को ग्राफिकल रूप से रिप्रेजेंट करता है, तो उसको हम फ्लो चार्ट कहते हैं। देखिए फ्लो चार्ट क्या है, इसके बारे में आज हम डिटेल में बता दें। फ्लो चार्ट एक स्टेप बाय स्टेप ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करता है, किसी भी प्रोसेस को ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है, किसी भी प्रोसेस को अगर ग्राफिकल रिप्रेजेंट करना है, स्टेप बाय स्टेप परफॉर्म करना है, स्टेप बाय स्टेप परफॉर्म करना है ना, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, फ्लो चार्ट बनाते हैं। अगर कोई भी चीज को फ्लो चार्ट के बेस पर कोई प्रोसेस को दिखाते हैं ना, तो वो चीज उतना स्पष्ट दिखता है, प्रोसेस दिखता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए कोई इंजीनियर अगर किसी घर का नक्शा बनाता है,
तो नक्शा का एक डायग्राम बनाता है कि घर में इस तरह से एंट्री होगा, यहाँ पर बेडरूम है, ये बाथरूम है, ये किचन होगा, इस तरह से वो इन करवाता है, ऐसे जाना है, ऐसे निकलना है, ऐसे मैंने वो कंप्लीट एक डायग्राम से बताता है। तो हमको लगता है क्या कि जो सॉफ्टवेयर या कोई बिल्डिंग बनने के पहले कैसा दिखेगा, कैसा ये बनने के बाद दिखेगा, वो चीज़ डायग्राम में दिखता है, डायग्राम से कुछ स्पष्ट हो जाता है। लेकिन मैं कंप्यूटर के अंदर चलूँ तो कंप्यूटर में जो सॉफ्टवेयर डेवलप्ड होता है, उस डेवलप होने के लिए कि सॉफ्टवेयर के अंदर कहाँ से डेटा आना है, कहाँ प्रोसेस होकर क्या रिजल्ट देना है, इस सारे स्टेप्स को हम परफॉर्म करते हैं फ्लो चार्ट के माध्यम से। मैं बता दूँ फ्लो चार्ट में कुछ डायग्राम यूज करते हैं, जिसमें देखिए ये ओवेल डायग्राम है, ये ओवेल डायग्राम का यूज करते हैं फ्लो चार्ट में। ओवेल डायग्राम का फ्लो चार्ट में हम लोग इस्तेमाल करते हैं स्टार्ट करने और इंड करने। फ्लो चार्ट को स्टार्ट करना हो या इंड करना हो तो उसके लिए हम ओवेल यूज करते हैं। अगला है पैरेललोग्राम। ये पैरेललोग्राम जो ये पैरेललोग्राम जो क्वाड्रिलेटरल है, इसका यूज करते हैं हम इनपुट और आउटपुट करने के लिए। अगर इनपुट आउटपुट प्रोग्राम में करना है तो उसके लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। फिर आता है स्क्वायर बॉक्स, जिसको रेक्टेंगल बोलते हैं। इस रेक्टेंगल का यूज करते हैं प्रोसेस करने के लिए। क्या करने के लिए? प्रोसेस करने के लिए। उसके बाद आता है डायमंड बॉक्स, ठीक है। इस डायमंड बॉक्स का यूज करते हैं कंडीशन को फुलफिल करने के लिए, डिसीजन मेकिंग करने के लिए। कंडीशन में दो बात होता है, ट्रू और फॉल्स बात होता है। और एक और एरो है ये, इस सिंबल का यूज करते हैं फ्लो ऑफ डेटा के लिए। फ्लो ऑफ डेटा के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। तो इस तरह से फ्लो चार्ट बनाया जाता है। और यही एक एल्गोरिदम का मतलब रिटेन फॉर्मेट में कोडिंग करते हैं हम लोग, स्टेप बताते हैं कि ऐसे ऐसे होना है, और उसी एल्गोरिदम को एक डायग्राम के फॉर्म में दिखाने का काम फ्लो चार्ट करता है। और इस कुछ डायग्राम का यूज करते हैं फ्लो चार्ट के रूप में। तो उम्मीद करते हैं इस क्वेश्चन का जवाब समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ेंगे और आज का ये आखिरी क्वेश्चन है, जिसको समझिए। देखिए क्या है, Which of the following peripheral devices display information to यूजर। माने इसमें से कौन सा पेरिफेरल डिवाइस है जिसका यूज करने डिस्प्ले करने के लिए हम कंप्यूटर का यूज करते हैं। माने मोटा मोटी एक को बात बोला है कि इस सब में से किसका यूज आउटपुट डिवाइस है। माने कौन आउटपुट डिवाइस है, बता दीजिए। सिंपल, मॉनिटर एक आउटपुट डिवाइस है। पेरिफेरल का मतलब होता है वैसा पेरिफेरल जिसको हम कनेक्ट करते हैं बाहर से, कोई भी, जैसे पेन ड्राइव है, मॉनिटर है, किसी भी कंप्यूटर, किसी भी सीपीयू के मदरबोर्ड से हम कोई भी एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव कनेक्ट करते हैं और उससे हम डेटा का आदान प्रदान करवा पाते हैं, उसको हम पेरिफेरल बोलते हैं। तो ये पेरिफेरल में पेन ड्राइव जितना भी एक्सटर्नल इंक्लूडेड करते हैं वो सारा पेरिफेरल के अंदर आ जाता है। तो इसका जवाब हो जाएगा डिस्प्ले करने के लिए हम मॉनिटर का यूज करते हैं। अब यहाँ पर देखिए एक ऑप्शन है कीबोर्ड। कीबोर्ड एक इनपुट डिवाइस है, इसका यूज करते हैं हम लोग इनपुट करने के लिए, है ना। और सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेज जो है ये परमानेंट बेसिस पर डेटा को स्टोर करता है, जिसके अंदर आता है हार्ड डिस्क, है ना, एसएसडी का फुल फॉर्म होता है सॉलिड ड्राइव, है ना, ये होता है। उसके बाद यूएसबी का फुल फॉर्म होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, ये होता है। तो इस तरह से ये इसका जवाब हो जाएगा मॉनिटर। इसका यूज करते हैं हम लोग आउटपुट डिवाइस के रूप में, ठीक है। थैंक यू दोस्तों, उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, ठीक है। तो अगले वीडियो में फिर हम इसी तरह का और भी हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को लेके आएंगे। आप जरूर वीडियो को देखें, सारे वीडियो को फॉलो करें, आपको सारा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा कंप्यूटर अवेयरनेस से रिलेटेड। और आपको किसी भी एग्जाम, चाहे एसएससी सीजीएल के अंदर भी कहीं भी कंप्यूटर अवेयरनेस से रिलेटेड क्वेश्चन अगर आता है ना, तो आपको ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होगा, ठीक है। तो थैंक यू। आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों में जरूर शेयर करें, ठीक है। थैंक यू।